से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 1960s के अंदर पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था बर्र-ए-सग़ीर में, बल्कि एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। ये मुल्क, हमारा मुल्क आपके सामने उठेगा। आपके सामने आप देखेंगे कि सिर्फ हम निजाम ठीक करके मौका देंगे निचले तबके को ऊपर आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की तहरीक के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुए। 9 अप्रैल की शब रात 11 और 12 बजे के दरमियान पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने इस्तीफ़ा दिया, फिर इजलास की सदर अयाज सदक ने संभाली और फिर तहरीक पर वोटिंग करवाई गई और कुछ देर के बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। जब अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का आला उठाया तो उस दिन गालिबन किसी के वहमो गमान में भी ना था कि तकरीबन 3.5 साल बाद इसी अवान में जिन अफराद के वोटों की मदद से उन्होंने इक़्तिदार संभाला, वही लोग इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हज़्ब इख्तिलाफ से हाथ मिला लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही हुकूमत ख़त्म करने का कदम उठाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी तादाद पर उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान अपने मुतअद्दिद वादों और दावों को अमली जामिया पहनाएंगे, जिनके तहत पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा, एहतसाब और बैरून मुल्क करप्शन के पैसों की वापसी, बैरूनी कर्जों में कमी, इदारों खुसूसन पुलिस की इस्लाहात, जनूबी पंजाब सूबे का क़याम, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी का क़याम, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घरों के साथ मुल्क में मुआशी तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ होना था। ये तमाम वादे तो पूरे नहीं हो सके और ख़ुद इमरान खान और इनके वफाकी वज़रा ने भी कई बार इतराफ़ किया कि इलेक्शन से पहले के तमाम वादे वफा नहीं हो सके, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात भी गिनवाई जाती हैं। लेकिन बतौर वज़ीर इमरान खान का दौरे इक़्तिदार कैसा था और किन बातों की वजह से याद रखा जाएगा, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सन 2018 के आम इंतखाबात से कबर एहतसाब तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा था। हुकूमत में आने के बाद कौमी असम्बली से अपने पहले खिताब में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि मुल्क की दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा, लेकिन ये अमल मुतनाज़ और सियासत की नज़र होता रहा। गिरफ्तारियों और केसेस का सिलसिला शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से जवाबी इल्ज़ामात लगे, लेकिन मजमूई तौर पर केसेस मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतसाब की अमल की नाकामी का इतराफ़ खुद भी किया। 2 अप्रैल को हुकूमती अरकान से इशाए के दौरान इमरान खान का कहना था कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन नैब और अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी मुहाज था और इनका दावा था कि वो मुल्क की मुआशत की काया पलट देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे कम करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन ये मुश्किल दावे थे। इनके दौर में पाकिस्तानी रुपये की कदर में रिकॉर्ड गिरावट हुई। महंगाई से लेकर कर्जों की हुज्जत में इजाफे तक कई मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान 3 बार वज़ीर ख़जाना भी तब्दील हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक मुआशी हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन फिर कोरोना की वबा आई और आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 अप्रैल को एक निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का दिफा करते हुए इमरान खान का कहना था कि आलमी महंगाई आलमी मसला है। शहबाज शरीफ आकर क्या करेगा? सारे खिते में सबसे सस्ता पेट्रोल हम बेच रहे हैं, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज़्यादा बरामदात और तरसलते दर में हमारे दौर में हुई। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये दावा भी किया गया कि इनके दौर में रिकॉर्ड नौकरियां पैदा हुई। पाकिस्तान के अदारा शुमारियात के लेबर फोर्स सर्वे में दावा किया गया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 55 लाख नौकरियां पैदा हुई, मतलब कि हर साल 18 लाख नौकरियां पैदा हुई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने की बड़ी वजहों में से एक कमज़ोर हुकूमत थी, इत्तेहादियों को साथ रखने में नाकामी, पंजाब में उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर इंतखाब, जहांगीर तरीन और अलीम खान की नाराज़गी, काबीना और वफाकी वज़रा के अंदरूनी इख्तलाफात, अपोजिशन से मुआज़ राय के नतीजे में कानून साजी में मुश्किलात इन चंद सियासी मामलात में शामिल हैं जो वज़ीर इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने। वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा रहने वाले साबिक मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने BBC से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरजीहात बिल्कुल ठीक थीं। इशू ये था कि उनके पास इतना मार्जिन नहीं था कि वह हर चीज़ पर अमल कर सकें, जिसकी एक वजह इनकी कमज़ोर अक्सरियत थी। जब आप सियासी तौर पर मजबूत नहीं होते तो आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। वो कंप्रोमाइज़ काबीना की तश्कील में भी नज़र आया। इस टीम में तादी भी थे और इसमें यकीनन मिसाइल भी थे। टीम यकीनन इससे बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसकी वजूहत अक्सरियत से ही जुड़ी है, क्योंकि आपको लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे हुकूमत इनके इस ऐलान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इंडिया, अमेरिका समेत तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात कायम करने का अयादा किया। लेकिन इनके दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका पर हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ामात की गूंज थी। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के आगाज़ में इमरान खान ने खारजा मुआज़ पर बेहतर कारकर्दगी दिखाई। सन 2019 के आगाज़ में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर का दौरा पाकिस्तान हुआ। इसी साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मसला कश्मीर पर अमेरिकी साजिश की पेशकश भी की गई। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिकी इनखला की कोशिशों के दौरान भी एक अहम किरदार हासिल हुआ। लेकिन दूसरी जानब इंडिया से ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीद कश्मीर की खसूसी स्टेटस को ख़त्म करने के बाद ख़त्म हो गई। दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली सर्द महरी पुलवामा हमले और बालाकोट फ़िज़ाई हमले के जवाब में पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई और इंडियन तैयारी की तबाही के बाद बाकायदा कश्मीर में बदल गए, जिसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकी। खारजा मुहाज पर अपोजिशन ने हुकूमत पर चीन, सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने का इल्ज़ाम भी लगाया। एक जानब जहां अमेरिका में जो बाइडन की सदर मुंतखब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन कॉल न करने का मामला उठा, तो दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म की जाने से अमेरिका पर इनकी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ाम ने इन ताल्लुकात की खराबी पर मोहर साबित कर दी। कोरोना की वबा ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया, तो ये सवाल उठा कि इस वबा से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आगाज़ में पाकिस्तान ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशरत को दरपेश चैलेंज के बायस तवील लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को एहतियाती तदबीर के साथ खोलने की हिकमत अमली अपनाई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की साथ तक मौसर रही और पाकिस्तान में कोरोना की वबा के निस्बत कम केसेस की क्या वजूहत हैं, इस सवाल का मुफस्सल जवाब तो शायद तहकीक के बाद ही मिल सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की सुकुड़ती मुआशरत पर मुमकिन खतरात इस पॉलिसी के बायस न सिर्फ टल गए बल्कि फ़ायदा भी हुआ। एक जानब जब इंडिया और बांग्लादेश में लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में तोतल पैदा हुआ, तो बैरून मुल्क खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। इंडिया के मुकाबले में अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में केसेस और अमवात की तादाद भी कम रहे। कोरोना वायरस वर्ल्ड मेट्रो वेबसाइट के अदाद शुमार के मुताबिक इंडिया में 4 करोड़ केसेस और 5.25 लाख अमवात के मुकाबले में पाकिस्तान में 15 लाख केसेस और 30,000 अमवात हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा रहने वाले साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने BBC से बात करते हुए कहा कि कोरोना पर रिस्पॉन्स एक कामयाबी थी, जिसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान में वबा इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी यूरोप और अमेरिका में थी। उन्होंने इस कामयाबी की एक वजह इदारों के दरमियान तावन के साथ साथ वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बेहतर राब्तों को भी करार दिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक WHO ने भी कहा कि 7 ममालिक ने वबा की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। इस दौर में वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अहम था, क्योंकि उनका नज़रिया था कि हम बड़े लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते और ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि गरीब तबका रोज़गार कमा सके और वबा पर भी काबू पाया जा सके। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कामयाब रही। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक कोरोना के खिलाफ एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का निज़ाम सेहत मजबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तक़बिल के लिए मुल्क को ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करना है तो सेहत के निज़ाम में सरमायाकारी करनी होगी। तहरीक इंसाफ की जाने से गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का आगाज़ 2016 में किया था, जिसके तहत ऐसे शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया जो माली सूरत हाल की वजह से अक्सर अस्पतालों का रुख नहीं कर पाते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बच जाने के बाद इस मनसूबे को मज़ीद फैलाया गया और इमरान खान ने 8 करोड़ शहरियों के लिए सेहत कार्ड फराहम करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम के जरिए आवाम को मदरजा ज़ई सहूलियात मुयस्सर हुई। कार्ड होल्डर को सालाना 7,20,000 रुपये तक का इलाज की सहूलत दस्तियाब होगी। 1.5 करोड़ खानदान यानी 8 करोड़ शहरियों को मुफ्त सेहत की सहूलत फराहम की जाएगी। एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी और कैंसर समेत दीगर इमराज का मुफ्त इलाज होगा।
سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت ہوگی۔ ملک کے 150 سے زیادہ ہسپتالوں سے علاج کروایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ ایک زبردست پروگرام ہے، خصوصاً غریب لوگوں کے لیے جن کو مالی تحفظ کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق صحت کارڈ کو وسیع پیمانے پر متعارف کروانے کے فیصلے کے دوران دو راست منفی نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اس کارڈ پر تحفظات ہیں کہ بہت جلدی اس کو پھیلا دیا گیا ہے، جو بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے دو راست منفی اثرات ہوں گے، کیونکہ اس سے ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو مستحق ہیں۔ ایسے عندیے بھی مل رہے ہیں کہ اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور اس پروگرام کے لیے جتنا پیسہ چاہیے وہ بھی میسر کرنا ایک چیلنج ہوگا، اس لیے بہتر ہوتا کہ اس کو صرف حقداروں تک محدود رکھا جاتا۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کم آمدن والے طبقے کے لیے سستے مکانات کا وعدہ کیا تھا۔ اس منصوبے کے لیے الگ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی اور ابتدائی مرحلے میں 7 شہروں میں مکانات کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے آسان گھر اسکیم کے تحت بینکوں کو آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرنے کی بھی ترغیب دی، جس میں 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک قرضے مختلف مدت کے لیے فراہم کرنا شامل ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے 2 ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائیں تاکہ اس کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر ملک میں مکانوں کی تعمیر کے ساتھ نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں۔ سابق چیئرمین آباد عارف جیوا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کے لیے ایسا پیکیج دیا گیا جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی فائدہ ہوا۔ جتنے پروجیکٹ گزشتہ 2 سال میں شروع ہوئے اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے، خصوصاً اسلام آباد اور لاہور میں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی حالت کی وجہ سے بینک اس طریقے سے عام آدمی کو فنانس فراہم نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ عارف جیوا کے مطابق کورونا کی لہر کے بعد سٹیل اور سیمنٹ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئی اور تعمیر کا خرچہ 70 سے 80% تک بڑھ گیا، جبکہ عام آدمی کی قوت خرید کم ہوئی۔ ان کے مطابق دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت سرمایہ کاری کی، جس کی ایک وجہ حکومت کی وہ اسکیم بھی تھی جس کے مطابق سرمایہ کاری کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے نوکریاں بھی ملی، مارکیٹنگ اور فنانس والوں نے کھپت کی ہوئی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 8-10 ماہ سے معاملات رکے ہوئے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ اگلی حکومت کیا کرتی ہے۔ بلین ٹری سونامی یا 1 ارب درخت کی شجر کاری کا آغاز خیبر پختونخوا حکومت نے سن 2014 میں کیا تھا۔ یہ 1 ارب درخت محکمہ جنگلات اور بنجر زمینوں کے 35,000 ہیکٹرز پر لگائے گئے تھے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے 10 ارب درخت لگانے کا اعلان کیا، جس سے عالمی پذیرائی بھی ملی۔ اقوام متحدہ اور ورلڈ اکنامک فورس جیسے اداروں نے پاکستان کے اس منصوبے کو سراہا اور جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی اس طرح کے منصوبے اپنے ممالک میں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ صحافی شبینہ فراز کے مطابق ماہر ماحولیات اور نباتات رفیع اللہ حق کہتے ہیں کہ اس پروگرام نے ملکی اور عالمی سطح پر اتنی توجہ اور اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اگر آئندہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ بھی آ سکی تو جو بھی حکومت ہوگی اس پر اس منصوبے کی تکمیل کا عالمی دباؤ موجود ہوگا، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر اس منصوبے کو ختم یا نظر انداز کرنا کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت 31 نکاتی ایجنڈے کے ذریعے 115 پالیسی منصوبوں کا آغاز کیا۔ ان منصوبوں میں اثاثہ جات، بلا سود قرضوں کی فراہمی، ہنر سازی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ پناہ گاہ شیلٹر ہومز کا بھی ایک اہم منصوبہ شامل تھا، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے چند شہروں میں بے سہارا اور غریب افراد کے لیے پناہ گاہ مراکز کا آغاز کیا گیا۔ ان پناہ گاہوں میں قیام کے ساتھ ساتھ 3 وقت کا کھانا بھی مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ BBC سے نگراں نگار عابد حسین نے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے پہلے سال کے اختتام پر حکومت کی سب سے بڑی کامیابی وزیر اعظم کے پناہ گاہ پروگرام کو قرار دیا تھا۔ اس وقت ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے جب ذمہ داری سنبھالی تو ہماری کوشش تھی کہ ہم مدینہ کی ریاست کے طرز پر پاکستان کو بنائیں گے، اور اس سلسلے میں ہمارا سب سے اہم قدم پاکستان کے بڑے شہروں میں جگہ جگہ پناہ گاہ پروگرام کے تحت غریب عوام کو چھت فراہم کرنا تھا، جس کی مدد سے کوشش ہے کہ کوئی شخص کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئے۔ ساتھ ہی خواتین کو انکم سپورٹ پروگرام میں کفالت پروگرام کے تحت بینک اکاؤنٹس، غریب اور نادرہ افراد میں راشن کارڈ اجرا اور تحفظ کے نام سے مالی مدد کے لیے پروگرام شروع کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اہم کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ اسلام فوبیا کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ہر فارم میں اپنی آواز کو بلند کیا اور آخرکار اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دے دیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی۔ ہم نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام فوبیا کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام فوبیا سے متعلق OIC کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پاکستان نے پیش کی اور اقوام متحدہ نے پاکستان کی جانب سے متعارف کی گئی قرارداد منظور کر لی۔